Please confirm if you are able to see the screen. Yes. Yes, sir. Okay, good. So कैलकुलस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रीफ किया था. सो एक बार उन पॉइंट्स को मैं रिकॉल करा देता हूँ एंड देन यू विल लर्निंग की डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म किया जाता है. सो आपने देखा कि किसी रिलेशन या फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं. फंक्शन मतलब होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपस में लिंक्ड है. सो ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, लीनियर रिलेशन और कोई पावर का और लॉगरिथम और व्हाटएवर. और इसको हम लोगों ने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करने का बोला कि हम ग्राफ पे इसको दिखा सकते हैं. ग्राफ पे जब दिखाएंगे सो इट वुड बी लाइक दिस कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक्स एक्सिस. ग्राफ कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा है. उसके हिसाब से ग्राफ कैसा भी बन सकता है. मे बी लाइक दिस और मे बी लाइक दिस और मे बी ऑफ एनी शॉर्ट. तो एक ग्राफ बनेगा, इसको बोलेंगे दिस इज ग्राफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ. दिस इज गोइंग टू बी वाई वर्सेस एक्स ग्राफ. ये जो नॉमेनक्लेचर है या टर्मिनोलॉजी है वो आपने लर्न किया है. फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस ग्राफ में हम बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, जैसे कि x इक्वल टू जीरो. अगर ये x है, इसको हम लोग जीरो बोलते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर होगी क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे कट कर रहा है, ग्राफ यहाँ पे जा रहा है. फिर हम अगर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे चूज करते हैं तो इसके लिए आप देखोगे कि ये पॉइंट इसको आगे ले जाओ y एक्सिस के साथ, और जहाँ पे इसको मीट करता है उसको यहाँ से ज्वाइन करो. तो आप देखोगे कि जब हम नेक्स्ट पॉइंट x1 लेते हैं तो उसके लिए y1 आता है. जीरो के लिए कोई दूसरा आता है, y0 आता है, लेट से कुछ भी नाम दे सकते हैं. इसका मतलब है जब हम प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है. सो वी कैन सी कि y इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज इंक्रीजेस जीरो ऑनवर्ड. लेकिन क्या स्टोरी ये हमेशा तक चलती रहेगी, चेक कर सकते हैं. फिर आप देखोगे एक ये पॉइंट होगा x का जहाँ पर y अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेकर के आया होगा. दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. इसके बियॉन्ड अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाओगे x के, x आपने इधर लिया तो फिर y डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा. सिमिलरली और आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स से ये x2 था, ये x3 था. सिमिलरली आपको ये y2 मिला, ये y3 मिला. सो पॉइंट है इसकी ग्राफ को देख करके हम न केवल ये बता पाते हैं कि किस x पर कितना वैल्यू है, बट हम लोग ये भी बता सकते हैं कि x के चेंज होने से y कैसा चेंज होता है. जैसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से जीरो से अगर आप x1 पे जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x2 तक जाओगे तब भी y की वैल्यू बढ़ेगी और x2 पर मैक्सिमम y मिलेगा. फिर इसके बाद अगर फर्दर आप आगे गए तो फिर y डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, ग्राफ डिक्रीज करना स्टार्ट करता है. तो उसके ग्राफ के नेचर को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं. ये बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, कम हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है. सो इट्स लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इस सेंस का जा रहा है ना. ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसको पता करने के लिए या तो हमारे पास ग्राफ हो, या फिर अपने को फंक्शन से ग्राफ बनाना होगा. तो कई बार ग्राफ बनाना टफ होता है और एग्जैक्टली ड्रॉ करना भी उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको हर पॉइंट पे ड्रॉ करना होता है. हम लोग रफली ड्रॉ कर लेते हैं. तो हम इसको फंक्शन को देख करके भी बता सकते हैं कब ये इंक्रीज कर रहा है, कब ये डिक्रीज कर रहा है, कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, वो हम बता सकते हैं ना. उसको पता करने के लिए अपने पास क्या होता है कि हम इसको, एक ऑपरेशन होता है जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, उस डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे. क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी हम लोग लर्न करने वाले हैं. सो अपने पास आइडिया क्या लगा, एक फंक्शन होता है, उसमें वेरिएबल कांस्टेंट्स होते हैं, ग्राफ होता है, ग्राफ दो एक्सिस के बीच बना होता है, और उसको देख करके हम बता सकते हैं कि कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है. जस्ट टू चेक कि आप ये सब चीजें जानते हैं और कितना जानते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्राफ वाला. लेट्स से अपने पास कोई ऐसा ग्राफ देता है और इसमें मल्टीपल ग्राफ हम यूज कर सकते हैं. लेट्स से ये ग्राफ है, इसको हम ग्राफ नंबर 1 बोलते हैं, 1. और लेट से ये जो निकलता है वो 5y से निकल रहा है. सो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है,
तो क्या इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन बता पाएंगे? सो जब कभी आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा और हम लोग और भी आगे सीखेंगे, इस ग्राफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन्स कांस्टेंट? तो आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ भी नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है। इसका तो ये कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट ग्राफ है। अगर कोई आपसे बोलता है x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताइए, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। तो आपसे कोई बोलता है x इक्वल टू 1 पे बताइए, तो जब आप यहाँ पे 1 लेकर के आएंगे तो 1 पर भी इसकी वैल्यू 5 आएगी। फिर अगर x इक्वल टू 5 पर भी आप पूछते हो तो y की वैल्यू 5 आने वाली। नो मैटर कौन सा आप x यूज करते हो, y कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब y कैसा है? y फिक्स्ड है, y चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब y कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हमारा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट ग्राफ है, इट विल नॉट चेंज। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, इसकी एक ही वैल्यू है, दैट इज 5। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा दिखता है। ये सिंपलेस्ट ग्राफ था, और भी कई तरह से ग्राफ ड्रॉ होते हैं, हम लोग अभी लर्न करेंगे ओवर द टाइम। तो ये आपने बताया कि दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। हाँ, इसको फिर इक्वेशन से कैसे लिखा जाता है वो फिर हम लोग लर्न करेंगे ओवर द टाइम। सो फॉरगेट दैट, अभी आगे बढ़ते हैं। अरे हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं, डिफरेंशिएशन क्या रोल प्ले करता है, फिर ग्राफ उसी के साथ सीख लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन। दोनों तरह से लर्न करेंगे। एक तो ये कि फंक्शन में इसका क्या रोल होता है और ग्राफ में क्या रोल होता है। सो लेट्स से कि अपने पास एक ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और आपने उसको ग्राफ ड्रॉ कर लिया, या फिर आपको ग्राफ दिया गया फंक्शन आपको पता करना है, दोनों बातें रिलेट कर सकते हैं। लेट्स से कोई जनरल टाइप का ग्राफ ऐसा बना हुआ है, कोई भी ग्राफ है। अब ये उसको कांस्टेंट नहीं ले रहे, रैंडम ले रहे हैं। अब पहले ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर जाते हैं, लेट्स से इस पॉइंट पर जाते हैं, x की वैल्यू चूज करते हैं। ये हमारा कोई x है, ये x0 था, ये कोई x है, लेट्स से x1 है। इस x1 पर फंक्शन कितना वैल्यू दे रहा है? वो y1 है, लेट्स से। इसका मतलब यहाँ पर जब आप x1 लिखोगे तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो y1 मिलेगा। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। ग्राफ में अगर हम किसी x पॉइंट को रखते हैं और y निकालते हैं, इसका मतलब है इस फंक्शन में हम x को रखेंगे तो y निकल के आ जाएगा। नाउ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि x को आगे बढ़ाने से ये वैल्यूज क्या आएंगी, वो सारी चीजें। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको टेंजेंट बोलते हैं। सो जहां पर ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, उसी पॉइंट पर अगर हम एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं टच करता हुआ, so if we draw a straight line touching that point and the curve at that point, उस पॉइंट पर कर्व को टच करता हुआ, some sort of this। so ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये हमको हेल्प करेगी ये सब डिसाइड करने के लिए कि फंक्शन कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है। सो अगर किसी कर्व पर या ग्राफ पर, ग्राफ बोलते हैं या फिर कर्व बोलो, जो भी बोलो, उस ग्राफ पर किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, टच करती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये कहां पर टच कर रहा है? x इक्वल टू x1 पर। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। So tangent is a straight line on a curve or graph which touches the graph at a particular point. Now ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की है, इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, क्योंकि लाइन को तो हम कितना भी बड़ा बता सकते हैं, तो अगर इसको हमने आगे प्रोड्यूस कराया तो इस तरह से बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। कुछ केसेस को छोड़ करके अगर ये इस तरह से रहा होगा हॉरिजॉन्टल, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं रहा होगा तो जरूर कट करेगा। जब ये कट करेगा तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से उस लाइन का हम एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल।
पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये वाला नहीं मेजर करना है। नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन से मेजर नहीं करेंगे, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से मेजर करेंगे। सो लेट्स से ये जो एंगल बनता है इसका नाम थीटा है, ठीक है। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं टेंजेंट के बारे में एक लाइन लिख देता हूं, व्हाट इज अ टेंजेंट, क्योंकि इसको बहुत यूज करने वाले हम लोग। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन में भी कई तरह की लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये कर्व लाइन होती है। सो आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होता है। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस, यहाँ पे टचेस लिखा हुआ, कट नहीं लिखा हुआ है। सो दैट लाइन इज नॉट कटिंग। अगर हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया जैसे ये बाद में दिखा रहा हूं मैं, तो ये कट कर रहा है। सो कट वाली लाइन नहीं चाहिए अपने को, टच वाली चाहिए। इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द ग्राफ एट एनी पॉइंट। सो किसी एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करता है और निकल रहा है तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब टेन फंक्शन होता है बेसिकली। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को कई बार हम लोग एम से भी लिख देते हैं, और इसका मतलब टेन थीटा होता है। सो कभी भी अपने को अगर स्लोप पता करना होगा, सो वी विल फॉलो दिस थिंग। थीटा को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो भी थीटा बन रहा होगा उस थीटा के साथ tan लगा देंगे, तो tan थीटा विल बिकम द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था, ये जो थीटा है वो उस टेंजेंट के लिए जो x1 पॉइंट पर है। आप देखोगे x2 पॉइंट पर जाओगे किसी और पॉइंट पर, तो टेंजेंट अपना एंगल बदल लेगी, थीटा बदल जाएगा, तो tan थीटा बदल जाएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट आएगी। जैसे अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, ये अपना एक डिफरेंट एंगल बनाएगा। सो किस तरह से एंगल्स बनते हैं वो हम उसको लाइन को एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस से कट करके देख सकते हैं, और प्लस डायरेक्शन से उस एंगल को मेजर करना है। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, डिफरेंशिएशन यही देता है। सो अभी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को पहले कवर कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन से लिंक कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? इन केस अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, तो मैं एक और फिगर बनाता हूँ और समझते हैं कि किस तरह की टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं किसी भी ग्राफ में। लेट्स से कि एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हम लोग ग्राफ नहीं बना रहे, हम लोग टेंजेंट्स इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर किसी ग्राफ में हम लोग टेंजेंट को इमेजिन करेंगे तो किस तरह से टेंजेंट्स दिख सकती हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, फिर आपके डाउट्स को मैं आंसर करता हूँ। जैसे ये बनाया गया है, या तो टेंजेंट हमारा ऐसा हो सकता है जैसे ये दिखाया गया, या फिर टेंजेंट हमारा ऐसा जा सकता है, या फिर टेंजेंट कुछ ऐसा जा सकता है, या फिर एक टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा जा सकता है। मैंने 4 टेंजेंट्स बनाए हैं, और ये 4 टेंजेंट्स हम अब आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह से एंगल्स बनते हैं। तो इससे इनके नाम देते हैं। ये जो लास्ट वाला है इसको हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो लेट्स से फर्स्ट इसी का नाम देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला 1 है, ये दूसरा है, ये जो वर्टिकल है ये तीसरा है, और ये टिल्टेड है जो वो 4th है। कैन यू थिंक ऑफ कि जो फर्स्ट होगा उसके लिए हम θ1 लिखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ मच θ1 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन। अगर ये किसी ग्राफ पर टेंजेंट बनता तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता। तो आप बोलोगे ये तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब कभी कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो जीरो बनाती है। ग्रेट, जीरो बनाती है। इससे अपने को एक बात पता चला कि स्लोप ऑफ 1 tan 0 बनेगी, और tan 0 का मतलब जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को निकल के आता है जो आपको हमेशा याद रखना है। जब कभी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो उसका स्लोप जीरो होगा। So a straight line parallel to x-axis has zero slope. Now let's talk about 2, theta 2.
थीटा टू की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये थीटा टू है। ये थीटा टू जो भी होगा 90 से छोटा होगा, क्योंकि 90 के लिए लाइन वर्टिकल बननी चाहिए, तो ये थीटा टू इज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब जो m2 है, जिसको हम लोग tan थीटा बोलेंगे, m2 का मतलब स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। tan की वैल्यू 90 से छोटे के लिए पॉजिटिव आती है, 0 से बड़ी आती है, तो ये हम बोलेंगे 0 है। इसका मतलब सेकंड का जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है। सो अगर हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर की तरफ जाएं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल था, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो इनके सबके स्लोप कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। हाँ, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो स्लोप बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है। थर्ड केस पर जब आप पहुंचोगे तो थर्ड केस पर ये 90 डिग्री बन रहा है। सो उसके लिए जो थीटा थ्री है एक्स एक्सिस एंगल, वो 90 डिग्री हो गया। उसके लिए जो स्लोप बनेगा वो tan 90 बनेगा। और आपको पता है कि tan 90 इनफाइनाइट के बराबर होता है और इन्फिनिटी को टेंड करता है। ये इन्फिनिटी है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप 0 होता है। हम उसको टिल्ट करते हैं ऊपर की तरफ तो स्लोप बढ़ता है, पॉजिटिवली बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जब हम वर्टिकल लाइन बना देते हैं तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। गुड। और अगर हमने वर्टिकल से भी ज्यादा बेंड कर दिया, इस तरफ बेंड कर दिया, जैसे कि ये लास्ट वाला बेंड किया है, तो इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल अगर आप मेजर करोगे तो ये एंगल बनेगा थीटा फोर, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मोर देन 90 एंगल बना रहा है। थीटा फोर जो है वो मोर देन 90 डिग्री है। सो फ्रॉम हेयर वी नीड टू लर्न दैट कि m4 जो आने वाला है वो tan थीटा 4 होगा, और इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम 90 डिग्री से बियॉन्ड जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री मारते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर tan की वैल्यू निगेटिव होती है। सो अब हमारे पास फोर तरह से लाइंस बनाई जा सकती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, स्लोप 0, वाई एक्सिस के पैरेलल, स्लोप इन्फिनिटी, और अगर इस तरह से बेंड है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर इस तरह से बेंड है तो स्लोप नेगेटिव। और उसमें भी ज्यादा बेंडिंग है वर्टिकल की तरफ, जो वर्टिकल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा उसकी स्लोप ज्यादा आएगी। इस तरह से हम बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपके डाउट्स ले लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली ये स्लोप के बारे में बात करता है, तो स्लोप से उसको हम लिंक करेंगे। तो कई बार हम आंसर्स को स्लोप को देख करके भी बता देते हैं। आपने पूछा थीटा इज बिटवीन पाई एंड 3 पाई/2, देन द स्लोप इज पॉजिटिव ना। हाँ, थीटा को हमको वहां तक नहीं जाना है, पाई तक ही जाना होता है। क्यों? क्योंकि हमको प्लस एक्स से मेजर करना है। सो एक लाइन में हम पाई तक ही मेजर कर सकते हैं प्लस एक्स से। जैसे ये लाइन है ना, तो इसको आप इधर से मेजर नहीं करोगे, इधर से इसको नेगेटिव बोलते हैं। इधर से मेजर नहीं करते हैं हम, किधर से मेजर करते हैं? प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज से। ये भी अच्छा पॉइंट है, मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। स्लोप मेजर करने के लिए हमने को क्या करना होता है कि एंगल प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी मेजर कर सकते थे, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा, वो नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव एंगल वही होता है जो प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाए। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो 0 से 180 तक रहेगा, 180 के बियॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 180 से ज्यादा जाएगा तो दूसरी तरफ से हम मेजर कर सकते हैं उसको, नेगेटिव साइड से। अभी मैं बताता हूँ, उस पॉइंट को और एलिब्रेट कर देता हूँ। आपने लिखा है इज दी ग्रेडियंट, हाँ इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। गुड। सो ये स्लोप को कई बार हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओके, तो आपने लिखा है इफ द ग्रेडियंट tan थीटा, because is the gradient tan theta, it gives change in y over x. Yeah, that's what it is. It will give us change in y with respect to x. That's what the differentiation is going to be. Maximum theta would be pi ना? Yes, maximum theta pi होगा, pi के beyond नहीं जाएगा। ओके, सो ये आपको समझ में आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से टेस्ट कर लेता हूँ और आपको ये प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। लेट्स से कि अपने पास एक ग्राफ है,
और ये हमारे काइनेमेटिक्स को या फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख करके देने वाले हैं, अगर आपको ये स्लोप और ये विजुअलाइजेशन क्लियर होता है तो। लेट्स से कि एक ग्राफ ऐसा किसी ने हमको बना के दिया है, ध्यान से ऑब्जर्व करने का। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, जैसे कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये x1 है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, और एक पॉइंट उससे पहले यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ये x2 है, दिस इज x3, there is another point I am choosing here, x4, there is another point choosing here, that's x5, another point I am choosing over here, that is x6। इनके नाम x में 1 2 3 4 6 दिए गए, आपको 1 2 3 4 में भी दिया जा सकता है, चलता है। अपने को क्या बताना है वो समझना है। अपने को ये बताना है कि स्लोप कैसा रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। फाइंड द नेचर ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट्स। नेचर का मतलब आपको ये बताना है वेदर से पॉजिटिव, वेदर से नेगेटिव, वेदर से जीरो, वेदर से इंफिनिटी। सो पहला अपने को बताना है कि x1 के साथ क्या होगा। x1 पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया होता और उसका स्लोप मेजर कर रहे होते, so what type of it would be, whether it will be zero slope of that tangent or will be positive or will be negative or will be infinity। so x equal to x1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपने क्या करना है, आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है जो इसको टच करते हुए निकले, ये कुछ ऐसा जाएगा। इसको आप चाहो तो आगे प्रोड्यूस कर लो। तो ये किस कैटेगरी से मिल रहा है, ये तो वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, बल्कि एक तरह से बेंड है जो पॉजिटिव वाले की तरफ से बेंड है। सो हम बोलेंगे कि यहाँ का जो स्लोप आएगा ये पॉजिटिव आएगा। डन हो गया। फिर आपसे x2 के बारे में जानना चाहेगा, तो x2 के बारे में फिर x2 पर आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करो। टेंजेंट कुछ ऐसा नजर आएगा, और इस टेंजेंट को देख करके आप बोलोगे कि यस ये भी पॉजिटिव है। देन x3 के पास जाओगे, x3 पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे देन यू विल रियलाइज कि जो टेंजेंट है वो इस तरह से जा रही है, x एक्सिस के पैरेलल है। मैंने छोटा सा दिखाया, बड़ा दिखा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। so that is going to be 0। yeah, you people are catching that, good। इस तरह से क्या हम सभी को लिस्ट कर सकते हैं। x4 में, x4 पर जब आप टेंजेंट को विजुलाइज करोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, that's going to be negative। सिमिलरली x5 पर जब आओगे तो x5 पर देखोगे कि ये 0 हो जा रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, x5 will make it 0। so x5 will make it 0। x6 पर जाओगे, x6 पर जाने पर ये पॉजिटिव हो जाएगी। सभी को अगर ये समझ में आ रहा है तो ग्राफ को देख करके हम ये बता सकते हैं, और एटलीस्ट वी कैन फील दिस कि उसका जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव स्लोप क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव स्लोप क्रिएट कर रहा है, जीरो कर रहा है, इनफाइनाइट कर रहा है, क्या कर रहा है ये पता चलता है। और टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, तो थीटा हम देख करके tan की वैल्यू निकाल करके बता सकते हैं। मोर ओवर, सपोज कर लीजिए कि इस वाले स्लोप को हमने m1 बोला, इस वाले स्लोप को m2 बोला। अब आपको चार ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। बोलता है कि m1 और m2 को कंपेयर कीजिए, तो हम बोलेंगे m1 इक्वल टू m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज लेस देन m2, एनी ऑफ देम। सो क्या इस वाले पार्ट के लिए आप चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन चूज कर सकते हो? ये दूसरा क्वेश्चन मैंने इंसर्ट कर दिया है। सो न केवल हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा जीरो इनफाइनाइट है, हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज लार्जर। अगर पास पास वाले पॉइंट्स होंगे तो, दूर वाले पॉइंट होंगे तो फिर उनके लिए अपने को क्या करने का, उसके लिए अपने को फिर वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखोगे कि ये जो लाइन है वो ऐसा जा रहा है, इसका एंगल एक्स एक्सिस से अगर आप बनाओगे तो ये बनेगा, और जब इसको टेंजेंट को आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल बनेगा।
आप देखोगे अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो पिक्चर देखकर क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि θ2 की वैल्यू छोटी होगी, θ1 की वैल्यू बड़ी है। तो जिसका एंगल बड़ा होता है उसका tan वैल्यू भी बड़ा होता है। सो θ1 इज बिगर, हेंस tan θ1 is going to be bigger. तो हम यहाँ से बोलेंगे since θ1 is bigger than θ2, this implies कि tan की वैल्यू θ1 बड़ा होने पर भी बड़ा होती है, क्योंकि tan की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब है स्लोप ऑफ 1 is going to be more as compared to the slope of 2. That means which option to choose? C option to choose, B option to choose. So correct option को हम लोग ऑप्ट कर लेंगे। न केवल ये, बल्कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि स्लोप हमारी पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप विजुलाइज करो ग्राफ में, सो इनिशियली स्लोप वाज, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो x1 से, तो स्लोप ज्यादा थी, स्लोली स्लोली कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और θ2 पर आने पर ये हो गई। इसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गई, स्लोप 0 हो गई। सो इनिशियली स्लोप इज डिक्रीजिंग टू 0, सो हायर वैल्यू से 0 तक डिक्रीज करती है। उसके बाद नेगेटिव स्लोप हो जाती है, फिर 0 होती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से हम स्लोप के बारे में आइडिया लेते हैं। किसी भी ग्राफ पर कैसा स्लोप चल रहा है वो हम बता सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है यहाँ से कि जब कभी ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स, या जैसे ये पॉइंट देखो आप, कौन सा 3 वाला पॉइंट, 3 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो जब कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर स्लोप 0 है। जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा, यानी मिनिमम वैल्यू पे जाएगा, लीस्ट वैल्यू पे जाएगा, तब भी स्लोप 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू 0 कब हो जाती है? जब ग्राफ ऊपर जाकर के नीचे उतरता है या फिर नीचे से ऊपर जाता है। दैट मीन्स या तो मैक्सिमम होता है लोकली या तो मिनिमम होता है लोकली। तो इसको हम लोग आगे यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए। और अपने पास एक अच्छा आइडिया आएगा कि किसी भी फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं विदाउट पुटिंग द वैल्यूज, और उसकी मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं डिफरेंशिएशन को यूज करके। ओके, दैट विल बी द फ्यूचर स्टफ। एटलीस्ट आपको इतना समझ में आना चाहिए कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा 0 स्लोप है। दूसरा, अगर पास पास की स्लोप है तो हमको कंपेयर करना आना चाहिए। अब एक पॉइंट को दिमाग में रखो, थीटा बड़ा होगा तो टेन थीटा भी बड़ा होगा 0 से 90 के बीच में, और आप पाओगे कि स्लोप भी बड़ा आएगा। तो ये तो ग्राफिकल एनालिसिस हो गया कि एक टेंजेंट, फिर उसका स्लोप, फिर ये 4 तरह के टेंजेंट्स पॉसिबल रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, बट 90 पर इनफाइनाइट और 0। अब इसका कैलकुलेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, बिना ग्राफ वाला। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, और कोई आपसे बोलता है इसका स्लोप बताइए, तो ग्राफ अगर हमने ड्रॉ नहीं किया है तो स्लोप कैसे बताएंगे? टेंजेंट का स्लोप, उसको पता करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और स्लोप बताता है क्या आपको? स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज। तो मैं आगे लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स से y इज इक्वल टू, हमको fx दिया गया है, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन is an operation that calculates rate of change। अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया तो हम उसको बोलेंगे दैट कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू ऐसा लिख दिया जाता है x। सो दैट इज व्हाट दिस इज। ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था उसका रेट ऑफ चेंज बताता है x के रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जब कभी अपने को रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होगा तो हम डिफरेंशिएशन ऑपरेशन करने वाले हैं। सो डिफरेंशिएशन इज एन ऑपरेशन व्हिच कैलकुलेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। कैसे नोटेशन बनाते हैं वी विल लर्न। हमने कुछ लिखा हुआ है, जब पैरेलल
आ जाए तो ही वैल्यू 0 होते हैं। हाँ, जब टेंजेंट पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के, तब उसका स्लोप का वैल्यू 0 होता है। सो जब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे एक ऑपरेशन होता है और ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने की बात करता है। किसका रेट ऑफ चेंज? जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में? किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं और इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं। हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ऐसा लिखते हैं, अगर आपको d अपॉन डी एक्स, ये जो d अपॉन डी एक्स है ना, यही ऑपरेशन है, ऑपरेटर है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। ना यहाँ पर x है, इसका मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम x की जगह कुछ और नाम भी दे सकते हैं, t दे सकते हैं, q दे सकते हैं, r दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। सो d अपॉन डी एक्स ये एक साथ चलता है और ये ऑपरेटर है, ये किसी के ऊपर आपको लगाना होता है। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये अपने को पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके दोनों तरफ ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। सो ऑन दिस इक्वेशन वी कैन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड। तो इसको ऐसा लिखेंगे, दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स विद रिस्पेक्ट टू इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक्स लगा के चल रहे हैं। तो ये दिस विल कन्वर्टेड इनटू d अपॉन डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स आपका ऑपरेशन हो गया, किस पर लगाया आपने? y पर। इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स आपका ऑपरेशन हो गया, किस पर लगाया? एफ एक्स पर। विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। यानी जैसे यहाँ पर देखो ना क्या हो रहा है, जैसे ये जो ग्राफ है ना आपका, y किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया? x के रिस्पेक्ट में बनाया गया। सो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो किस पर डिपेंड करता है? x पर। तो किसी भी रिलेशन में एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सो दिस विल बी नोन एज d अपॉन डी एक्स ऑफ y। इसको ऐसा पढ़ेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फिर आप चाहते हो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में फिर हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स। तो जब आपको dy अपॉन डी एक्स नजर आए, उसका मतलब आपको समझना क्या है, d अपॉन डी एक्स अलग है और y अलग है। दैट मीन्स y पर आपने d अपॉन डी एक्स को अप्लाई किया है। सो d अपॉन डी एक्स इज ऑपरेटर, y इज अ फंक्शन। इज इक्वल टू, इसको f लिख सकते हैं, कई बार इसको शॉर्ट में हम लोग f डैश x लिख देते हैं। ये नोटेशन है, कभी आपको f डैश लगा के बोला जाए, इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम f डैश टर्म यूज कर लेते हैं। कई बार इसको हम लोग y डॉट भी लगा देते हैं, ऐसा भी दिखाएंगे, तो इसका मतलब है इसको आपने डिफरेंशिएट किया है। सो ये भी सिंबल है। मैनी टाइम आप इसको y डैश भी दिखा दोगे, तो ये भी अपना सिंबल है डिफरेंशिएशन का। कई बार हम लोग कैपिटल D भी यूज कर लेते हैं, तो आपको मॉड्यूल में बताया गया होगा कई तरह से नोटेशंस होते हैं। अपने को मोस्टली पॉपुलरली ये यूज करना होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबका मीनिंग है, इसका भी मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? इन सबका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। सो दे आर सेइंग व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with x or with respect to x. So rate of change of y with respect to x can be denoted by y dash or y dot or f dash x or dy upon dx. इन सभी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। यस, दैट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब x ना यूज करके t यूज करें, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम से होता है। अगर हम इस इंस्टेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स ये टाइम का इंस्टेंट है। सो इंस्टेंटेनियस टर्म हम लोग तब यूज करेंगे जब x ना यूज करके t यूज कर रहा हूँ। टाइम, x पोजीशन है, तो हम इसको रेट ऑफ चेंज सिंपली बोलेंगे, चलेगा।
तो हमारे नॉमेनक्लेचर बताते रहते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग टाइम भी यूज करते हैं, पोजीशन भी यूज करते हैं, और भी पैरामीटर्स यूज करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस इज फॉर टाइम। आई विल लेट यू नो व्हेन द राइट टाइम विल कम। सो ये तो इसका रिप्रेजेंट करने का वो, जैसे वेक्टर में आपने देखा था वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द वेज। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये एक टूल है, ऑपरेशन है, जैसे एडिशन एक ऑपरेशन होता है तो ये भी ऑपरेशन है। कैसे वर्क करता है उसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एग्जांपल में जाने से पहले ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, ये बेसिकली स्लोप की बात कर रहा होता है। तो हम इन सबको एक साथ कलेक्ट करके लिख देते हैं। दोनों जो अभी आपने लर्न किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, this is what dy upon dx। और इसी dy upon dx को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स यही बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन y वर्सेस x ग्राफ at any location at a given point। तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, उसका जो स्लोप आएगा उसी को tan थीटा कहते हैं, अभी आपने देखा, और उसी को dy अपॉन dx कहते हैं। सो जो स्लोप होता है दैट इज आल्सो tan थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू dy अपॉन dx। तो कभी आपको अगर स्लोप कैलकुलेट करना हो तो आपके पास दो तरीके हैं, आप tan थीटा कैलकुलेट कर लो या dy अपॉन dx कर लो, इसी से अपने को रेट ऑफ चेंज स्लोप मिल जाएगा। तो ये नट सेल में सारा कुछ है कि रेट ऑफ चेंज स्लोप के बराबर होता है। कॉपी कर लीजिए, फिर इसको लिंक करके आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा है सो इज इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन rate of change of position with respect to time or other way around is instantaneous differentiation rate of instantaneous जो instantaneous word होता है ना, अभी देखो आप लोग क्या समझो, अभी से ये समझो कि ये रेट ऑफ चेंज बताता है। अब हम y का नाम बदल करके x कर सकते हैं और x का नाम बदल करके t कर सकते हैं। तो x और t कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हम इसका नाम बदल करके p लिख सकते हैं, मोमेंटम, इसका नाम टी रख सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा जिसको आप फोर्स कहते हो। इसका नाम हम वेलोसिटी दे सकते हैं, इसका नाम टी रख सकते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा जिसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, तो जब हम टी यूज करेंगे तभी इंस्टेंटेनियस टर्म यूज करेंगे। और फिजिक्स में हम मोस्टली टी यूज कर रहे होंगे, टी फॉर टाइम। अभी हमारे लिए वो टी हो, पी हो, क्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये समझ रहे हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन कैसे स्लोप को बता रहा होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप आगे देखोगे कि जिसको हम वेलोसिटी नाम बोल लेंगे। सो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जैसी स्टोरीज चलेंगी वहां पे। ठीक है, नाउ यू जस्ट फोकस दिस हाउ दिस इज गोइंग, इफ यू डन दिस सो इट्स गोइंग टू बी गुड। नाउ tan थीटा बनाने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, dy अपॉन dx के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन करना कई बार आसान भी होता है, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, dy अपॉन dx के रूल्स होते हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूलाज, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको अपने को समझ लेना है, याद रखना है। सो लेट्स से कि हमारे पास y की जो वैल्यू है वो x की पावर n है, पावर वाले फॉर्मूलाज होते हैं। तो अगर y की वैल्यू x की पावर n है तो इसको दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दोगे, तो ये बनेगा d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x रेज्ड पावर n। जब कभी x रेज्ड पावर n का ऑपरेशन करना हो और रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो, ये भी x है, ये भी x है, ध्यान दीजिए, दोनों सेम वेरिएबल होने चाहिए। तो फिर इसका जो आंसर आता है दैट इज n x रेज्ड पावर n माइनस 1 आता है। तो एक तो ये फॉर्मूला हुआ। तो अगर y x रेज्ड पावर n है तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, n x रेज्ड पावर n माइनस 1। कैसे आता है, ये फॉर्मूला ड्राइव किए गए हैं, इनका डेरिवेशन आप मैथ्स में कर सकते हो।
अपने लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि ये होता है और इसका यूज करना। इसके बाद में जनरली हमने को ये यूज करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए y की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, फिर आपसे बोलता है dy अपॉन dx बताइए, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेट्स उस कांस्टेंट का नाम c दे देते हैं। सो ये आएगा डी अपॉन dx आपने ऑपरेशन लगाया कांस्टेंट पर। यस, यू पीपल नो दैट। नाउ कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। आप चाहो तो कांस्टेंट को ऐसा लिख सकते हो डी अपॉन dx। अभी आप ये समझो कि इसकी वैल्यू 0 आती है, बाद में जस्टिफाई कर लेंगे। इसको थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका? कांस्टेंट का। हम जानते हैं कांस्टेंट तो चेंज होता ही नहीं है, तो अगर कांस्टेंट चेंज होता नहीं है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? 0 आएगा। सो रेट ऑफ चेंज तो उसी का आएगा जो चेंज होता है। सो ये 0 हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट को अगर आपको डिफरेंशिएट करना हुआ, सो यू विल फाइंड कि उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब आप उसको ग्राफ से भी लिंक करो, जितना भी लर्न करते रहो उसको ग्राफ से और दोनों से आपको लिंक करना है। ग्राफ से कैसे लिंक कर सकता हूँ इस वाले के लिए? आपको याद है ना, हम लोगों ने अभी एक कांस्टेंट का ग्राफ बनाया था, अच्छे से याद होगा। कांस्टेंट का ग्राफ आपने कुछ ऐसा आंसर दिया था कि ये हमारा कांस्टेंट का ग्राफ है। अगर इस पे हम स्लोप बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या टेंजेंट यही आ जाएगी? यस। तो इसका स्लोप कितना जाएगा? तो आप जानोगे इसका टेन थीटा तो 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप इसका कितना हो गया? 0। और स्लोप ही क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो dy by dx is nothing but the slope, and if we are able to find the slope, it's a 0. So आप इसको कई तरह से आंसर कर सकते हो कि कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना है? 0। कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा होगा जिसका स्लोप 0 होता है, इसका मतलब उसका dy अपॉन dx 0 हो जाएगा। तो आप उससे आपस में लिंक कर सकते हो। यही आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी फॉर्मूलेज होते हैं, आपको लिस्ट करके बता दिया जाएगा। लेट्स से कि अगर y की वैल्यू आपको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है e रेस्ट पावर x, और आपसे कोई पूछता है dy अपॉन dx बताइए, रेट ऑफ चेंज बताइए, इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वही रहता है। तो एक्सपोनेंशियल का रेट ऑफ चेंज एक्सपोनेंशियल होता है। सो e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन आप कभी करोगे, सो दैट विल रिमेन द सेम वैल्यू। या इट्स गोइंग टू बी द सेम वैल्यू। चलेगा। और भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, सो मेनी फंक्शंस आर देयर। जैसे कि y की वैल्यू अपने को log x दी गई है, ln x दी गई है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो dy अपॉन dx, ये आपने देखा था एरर में, हमने बताया था चेंज ln x का कितना होता है, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले मैथ से डिराइव किए गए हैं। अब लोग सिंपली फॉर्मूला लिख रहे हैं डायरेक्टली कि कैसे रेट ऑफ चेंज आता है, और मतलब क्या रेट ऑफ चेंज आता है, कैसे आता है, उसका कैलकुलेशन मैथ्स में किया गया है। अगर आप मैथ्स को जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है और इसको फिजिक्स में यूज करना है। तो हम लोग फिजिक्स लर्न करने वाले हैं, इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा अपने को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब जाएंगे तो जैसे y इज इक्वल टू आपको साइन एक्स दिया हो, साइन एक्स, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? ये आपको याद रखना है, साइन एक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस एक्स। इसका मतलब साइन एक्स का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो कॉस एक्स से गिवन होता है। बड़ी बात है। तो आपको रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूलाज डायरेक्टली मिल रहे हैं। y इज इक्वल टू, अगर आपको कभी कॉस एक्स दिया जाए, उसको डिफरेंशिएट करने की बात करें, तो कॉस की वैल्यू आप देखो, कॉस का ग्राफ अगर आप इमेजिन कर पाते हो, आगे देखोगे तो कॉस का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो उसका इनिशियली स्लोप 0 होता है, फिर नेगेटिव 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 होता है। इसका तो मतलब उसका रेट ऑफ चेंज जाएगा और नेगेटिव आता है, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स। तो ग्राफ से भी आप रिलेट कर सकते हो। y इज इक्वल टू, लेट्स से अपने को tan x दिया गया है, ये पॉपुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जनरली हम इन्हीं को यूज करेंगे और बाकी को इनसे रिलेट करके निकाल लेंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू अपने को मिलेगी sec स्क्वायर x। यस, गुड, sec स्क्वायर x। तो tan x का जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है।
मैं लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, बाकी अदरवाइज हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं कई सारे केसेस को, अगर बेसिक अपने को पता है तो। जैसे कि कॉसिक की अगर हम लोग बात करें, कॉसिक एक्स, ये कहीं आया था एक बार किसी क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था। तो इसका dy अपॉन dx रेट ऑफ चेंज, तो मैंने आपको बोला था दिस इज कॉसिक एक्स, कॉट एक्स का मल्टीपल होता है माइनस के साथ। यस, सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक एक्स होता है। अगर आपको सेक एक्स के बारे में पता करना है, उसका रेट ऑफ चेंज पता करना है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज है। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं जिसको आप चाहो, लेकिन अपना पर्पस प्रूव करना नहीं है, अपना पर्पस इनका यूज करना है। तो सेक एक्स का आता है सेक एक्स 10x मल्टीपल में। गुड, यू पीपल नो, मेनी ऑफ यू नो दैट। सिमिलरली कॉट एक्स को आप याद रख सकते हो। अगर कॉट एक्स का अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है कभी, सो दैट विल बिकम, एनी आइडिया? क्या? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। गुड। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉपुलर 6 फंक्शन है, उनका लिखा हुआ है। ये लॉग का लिखा हुआ है, ये e रेस्ट पावर एक्स का लिखा हुआ है। इन्हीं की हमको जनरली जरूरत पड़ती रहती है। एक दो पॉइंट्स और हो सकते हैं, जैसे कई बार ई ना होकर के ए आ जाएगा, सो उस केस में हम लोग क्या लिखने वाले वो भी देख लीजिए। अगर y की वैल्यू अपने को a रेस्ट पावर x दी गई है, जहां पर a कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो जब हम लोग a रेस्ट पावर x को कैलकुलेट करेंगे, तो dy अपॉन dx क्या आएगा वो समझ लेते हैं। dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी, a रेस्ट पावर x आ जाएगा, जैसे e रेस्ट पावर x में आ गया था, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ln से। सो ये किसी नंबर a कांस्टेंट है, जैसे 2 रेस्ट पावर x आया, 3 रेस्ट पावर x आया, उसके लिए आप इसको अप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर कोई इसके बाद हम लोग कुछ वो कर सकते हैं, अभी और भी होते हैं, इनवर्स फंक्शंस के होते हैं, तो वो सब मैथ्स में पढ़ोगे और फिजिक्स में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बताते रहेंगे। सपोज कर लीजिए कभी आपको ऐसा मिल जाता है कि y की वैल्यू ax दी गई है, जहां पर a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इसका अपना आंसर क्या बनने वाला है? इसका जो डिफरेंशिएट करना होगा, इसका एज एग्जांपल भी पिक कर सकते थे, हालांकि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, रूल बनाएगा। तो इसके लिए अगर अपने को dy अपॉन dx निकालना है, तो आप बोलोगे क्या करना है अपने को, d अपॉन dx लगाना है, किसमें, ax पे लगाना है। नाउ a कांस्टेंट है, अभी आप लर्न करोगे रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट जो होते हैं ना, किसी से अगर मल्टीप्लाई होगा, तो आपने देखा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन वो जब अकेला कांस्टेंट हो। यहाँ पे कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और हमको डिफरेंशिएशन करना होगा x का। x की पावर 1 होती है, अब इस फॉर्मूले को लगा लो, x रेस्ट पावर n वाला। जब उस फॉर्मूले को लगाओगे तो n की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, तो ये आएगा 1 इंटू ए इंटू 1 एक्स रेस्ट पावर 0। एक्स रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, a। सो पॉइंट इज कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी वेरिएबल से, आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, और या फिर ऐसा बोलो डिफरेंशिएशन को अंदर ले जा सकते हो कांस्टेंट से पास करके। हाँ, और हमारे पास रूल्स भी हैं, तो अभी हम लोग रूल को लर्न करेंगे। वन ऑफ द रूल मैंने यहाँ पे बता दिया, ये भी एक रूल है कि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, और इस पर मैं आपको एक दो एग्जांपल करा देता हूँ। ये फॉर्मूलाज आपने अगर लिस्ट कर लिए हैं, तो लेट्स से आपको दिया गया y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर और रूट एक्स दिया गया, आपसे कहता है फाइंड dy अपॉन dx। सभी लोग ट्राई करें और dy अपॉन dx निकालने की कोशिश करें। सो वो आपको y देगा, जनरली x के पावर्स में कुछ रहा होगा, फॉर्मूला लगा देंगे और उसको पता कर लेंगे। तो आप बोलोगे कि अगर ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर हाफ, ठीक है। और फिर अब आप बोलोगे अब dy अपॉन dx करो, डिफरेंशिएशन लगाओ,
तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ, पावर कितना है n, इसको n पकड़ लो, रूल के हिसाब से n-1 होता है, तो पावर आपकी आगे आ जाती है, क्या फॉर्मूला था, n एक्स रेज टू पावर n-1, तो पावर आपका ये आ गया एक्स रेज टू पावर n-1, दस हाफ एक्स रेज टू पावर -1 हाफ, so basically 1/2√2 लिख सकते, 2√x लिख सकते हो. Yeah, so you can basically simplify it once you get the power n, so apply the formula this, which one, this one, x raised to power n. बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, कई बार आने वाला है, आप निकाल सकते हो. एक छोटा सा और एग्जांपल मैं करा देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, और आप यूज टू हो जाओगे. लेट्स, अगर कोई बोलता है y की जो पावर है आपके पास, y की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 3/√x है, और आपसे पूछता है कि फाइंड dy अपॉन dx. सो अपने को क्या करने का, रीराइट करने का, दैट्स ऑल. सो इस y को रीराइट करो, क्या इस y को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2, क्योंकि ये एक्स रेज टू पावर हाफ नीचे है, जब ऊपर आता है तो -1/2 हो जाता है. तो हमारा बेसिकली फंक्शन ये लिखा हुआ है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालना आपको आता है. सो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 3 आउटसाइड हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा n एक्स रेज टू पावर n-1, सो दिस विल बिकम -3/2 x raised to power -3/2. Calculation check कीजिए. It should be this -3/2 x raised to power -3/2. So in case अगर वो फॉर्मूला या फंक्शन हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको हम x की पावर्स में लेके आ सकते हैं, देन आफ्टर अपने को क्या करना होता है, उसको पावर में कन्वर्ट कर लो, फिर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, जो हम लोगों ने बात कर रखी है मल्टीपल वाले कॉन्स्टेंट को, और फिर उसको एक्स रेज पावर n का फॉर्मूला लगाओ, n एक्स रेज पावर n-1, यहाँ पर n की वैल्यू -1/2 थी. n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. समझ में आता है, आना चाहिए. अपने पास कई सारे रूल्स हैं, कुछ रूल्स को मैं यहाँ पे लिखता और उन्हीं को हम लोग फॉलो करेंगे. मॉड्यूल में भी कई सारे रूल्स दिए गए हैं, हो सकता है नंबर्स आगे पीछे हो जाए, बट आइडिया वही रहेगा. तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास y की वैल्यू a फंक्शन ऑफ x दी गई है. दैट मीन्स एक फंक्शन ऑफ x होगा, एक कांस्टेंट होगा, ये आप हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो dy अपॉन dx निकालने के लिए जो a कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो और इसको डिफरेंशिएट कर लो, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे. प्रीवियस एग्जांपल में ये किया, ये कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया. तो ये रूल है बेसिकली, जहाँ पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन केस में बाहर निकाल सकते हैं, डिवीजन में भी निकाल सकते हो. एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग टर्म बन जाएंगे. फिर दूसरा रूल अपने पास है y इज इक्वल टू, लेट्स हमारे पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और दूसरा g(x) है. दोनों को प्लस या माइनस से ऐड किया गया है, मतलब ये तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है. फिर आपसे कोई कहता है कि dy अपॉन dx निकालिए, dy अपॉन dx, इसको हम लोग d अपॉन dx लगाएंगे, और जो भी लिखा हुआ उसको ऐसा लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये ऑपरेशन है आपका. ये जो डिफरेंशिएशन है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है प्लस और माइनस में, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. तो इसको लगाएंगे d अपॉन डी एक्स, एफ एक्स को अलग से, प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, उसको अलग से. सो अगर अपने पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं, तो सभी टर्म्स को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसी साइन को मेंटेन करते हैं जो चलता है. अभी इस पर एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा. आपने लिखा है वेक्टर डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हुआ है. हाँ, वेक्टर डिफरेंशिएशन का मतलब वेक्टर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल होता है. हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो जिस तरह से वेक्टर स्केलर का डिफरेंशिएशन करते हैं, वेक्टर्स का भी किया जा सकता है. इनफैक्ट आगे चल करके देखोगे कि हमारे डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स मर्ज कर जाएंगे. एक एग्जांपल दूसरे रूल से रिलेटेड, लेट्स से आपको y की वैल्यू दी गई है 2x³ प्लस 3. y इज दिस, आपसे कहता है dy अपॉन dx बताइए.
तो इसमें आपको कई सारे रूल लगाने होते हैं। फिर आप इतना यूज टू हो जाते हो कि तुरंत आंसर दे देते हो। क्या रूल लगेगा? आप बोलोगे डी अपॉन डी एक्स, मैं सारे स्टेप्स लिख देता हूँ, आप तुरंत आंसर कर सकते हो। 2x³ + 3 बनेगा। फिर ये कुछ एडिशन टाइप का चल रहा है तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स 2x³ 3 + डी अपॉन डी एक्स 3। अब आप देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पर भी रूल लग जाएगा। 2 को बाहर निकालने वाला है, 2 को आउटसाइड लेके आओ, डी अपॉन डी एक्स x³ बचेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल लगाया, यहाँ पर सेकेंड रूल लगाया, सीधे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 2 ये x रेज़्ड पावर n आ गया, n x रेज़्ड पावर n - 1 3 - 1। सो बेसिकली अपने पास आया 6x²। 6x², यस। सो आप देखोगे कि ना, आपको देखो देख करके समझ में आ जाएगा कि ये 2 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6x² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बट अगर इनिशियली अपने को लिखना है, सो वी विल राइट लाइक दिस स्टेप वाइज। रूल्स को समझेंगे कि अगर 2 टर्म्स हैं अलग अलग कर सकते हैं, 3 टर्म्स हैं अलग कर सकते हैं, n टर्म्स हैं सबको अलग कर सकते हैं। जो भी साइन है उस साइन को मेंटेन करेंगे, फिर जो भी रूल है उस रूल को लगाते हैं। समझते हैं? तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन करते हो। तो ये 2 रूल अभी आपने लर्न किया। आगे चल करके हम लोग अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया है फंक्शंस का। मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स वाले आएंगे, उनके लिए भी एक रूल होगा। एक बार वो रूल समझ गए तो फिर अपने लिए काम बनता है, एक चेन रूल रहेगा, उसको समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन की बस प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि e⁻x कैसे रेट चेंज दिखाता है, ln x कैसे आता है, sin x क्या है, ये क्या है, ये सब आपको याद रखना है। आप प्रूफ कर सकते हो, हर जगह कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपको प्रोडक्ट रूल पता चल जाएगा, डिवीजन रूल पता चल जाएगा, तो बहुत सारे केसेस के आंसर निकाल सकते हो। जैसे ये 10x है ना, 10x क्या है? sin x डिवाइडेड बाई cos x। आप sin x का तो जानते हो रेट ऑफ चेंज, cos x का जानते हो, तो डिवीजन का भी जानते हो, तो 10x को प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली सेक को भी, cosec को प्रूव कर सकते हो। cosec क्या होता है? 1/sin होता है। तो इसमें बहुत सारे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और बहुत सारे जो है हम ऐसे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। फ्यूचर में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तब इनका डेरिवेशन देख सकते हो। अभी हम लोग मैथ्स में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर मैथ्स में चले जाएंगे तो फिजिक्स कौन पढ़ेगा। तो फिजिक्स में इसका यूज है, इसलिए इसको भी समझते हैं। वेल, सो वी हैड दिस एग्जांपल। लेट्स से कि अभी आज यहीं तक रहते हैं, आप इनको डाइजेस्ट करो। और बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स आपने लर्न किए हैं, एक dy/dx, दूसरा जो आपने लर्न किया है दैट इज स्लोप। और इसको इंटरनलाइज करो 1-2 बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के हायर लेवल के बारे में लोग बात करेंगे, बेटर लेवल को लेकर के। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू टुमारो।